हेलो दोस्तों। चंगेज आइतमतोव द्वारा लिखे पहले अध्यापक के आखिरी भाग को सुनते हैं, यानी भाग 9, मेरी यानी श्वेता सहल की आवाज़ में। जंग हुई, फिर विजय की घड़ी आई। लोगों ने कटु सुख का अनुभव किया। बच्चे अपने पिताओं के फौजी थैले उठाकर स्कूलों को भाग चले। मर्दों के हाथ फिर से श्रम करने लगे। विधवाओं ने रो रो कर अपने भाग्य के सामने चुपचाप सिर झुका दिए। ऐसी स्त्रियां भी थीं जो अपने निकट संबंधियों का अभी भी इंतजार कर रही थी, क्योंकि सभी एक बार ही तो घरों को नहीं लौट आए थे। मैं भी नहीं जानती थी कि द्विसैन का क्या हुआ। शहर आने वाले अपने गांव के लोगों से मुझे पता चला कि द्विसैन लापता है। ग्राम सोवियत को इसी आशय का पत्र प्राप्त हुआ था। संभव है मारा गया हो। वे अनुमान लगाकर कहते, वक्त बीतता जा रहा है और उसकी अच्छी बुरी कोई खबर नहीं मिल रही। तो मेरे मास्टर जी नहीं लौटेंगे, मैं कभी कभी सोचती। वैसे उस चिरस्मरणीय दिन के बाद जब हम स्टेशन पर विदा हुए थे, हमें कभी मिलने का मौका नहीं मिला था। कभी कभी अतीत की याद करते हुए मुझे इस बात का भ्रम तक न होता कि मेरे हृदय में इतनी अधिक वेदना संचित हो चुकी थी। 1946 की पतझड़ के अंतिम दिनों में मुझे वैज्ञानिक कार्य के सिलसिले में तोमस्क विद्यालय जाना पड़ा। मैं पहली बार साइबेरिया में से होकर जा रही थी। पतझड़ के उन दिनों में साइबेरिया बड़ा अवसादपूर्ण और अप्रिय सा लग रहा था। खिड़कियों के बाहर सदियों पुराने उमस भरे जंगलों की काली दीवार भागती चली जा रही थी। पेड़ों के झुरमुटों में गांवों के घरों की काली छतें झलक दे जाती और उनकी चिमनियों में से सफ़ेद धुएं की सिखाई ऊपर को उठती हुई नजर आती। ठिठुरे हुए खेतों में बर्फ की पहली चादर बिछ चुकी थी और खेतों के ऊपर कौवे काएं काएं करते हुए उड़ रहे थे। सारा वक्त आसमान के तेवर चढ़े रहते थे। पर गाड़ी में मेरे लिए वातावरण सुखद था। डिब्बे में मेरा एक सहयात्री जो मोर्चे पर से पंगु होकर लौटा था और बैसाखियों के सहारे चलता था, हमें युद्धकालीन जीवन के दिलचस्प किस्से कहानियां सुना रहा था। किस्से गढ़ने की उसकी अक्षय कल्पना से मैं हैरान हो रही थी। उसके प्रकटतम, सरल और सीधे साधे हंसी मजाक के पीछे सदा गहरी और विश्वसनीय सच्चाई का आभास मिलता। हमारे डिब्बे में सभी लोग उससे बड़ा स्नेह करते थे। नोवेसी बिसर्क के निकट कहीं किसी छोटे से स्टेशन पर हमारी गाड़ी मिनट भर के लिए रुकी। मैं खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी और अपने सहयात्री के नए चुटकुले पर हंस रही थी। गाड़ी हरकत में आई और धीरे धीरे तेज होने लगी। खिड़की के सामने से स्टेशन का एकमात्र घर पीछे छूट गया। जब गाड़ी कांटे के पास पहुंची तो मैं खिड़की से पीछे हट गई और फिर एक बार खिड़की के शीशे की ओर लपक कर गई। हाँ, वही था, यह द्विसैन ही था। वह रेलवे केबिन के पास हाथ में झंडी लिए खड़ा था। इस एक क्षण मुझे क्या हो गया था मैं खुद नहीं जानती थी। ठहरो, मैंने चिल्ला कर कहा। दरवाजे की ओर लपकी। मैं खुद नहीं जानती थी कि क्या करूं, किंतु इसी क्षण खतरे की जंजीर देखकर मैंने उसे जोर से खींच दिया। गाड़ी के डिब्बों को जोर का धक्का लगा। जबरदस्त झटके से गाड़ी को ब्रेक लगा और उसी जोर से उसने पीछे की ओर झटका खाया। तख्तों पर से चीजें नीचे आ गिरी। प्लेटें फर्श पर लुढ़कने लगी। औरतें और बच्चे चिल्लाने लगे। कोई व्यक्ति भयानक आवाज में चिल्लाया, कोई आदमी गाड़ी के नीचे आ गया है। पर मैं दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। पाँव के नीचे की जमीन की ओर देखे बिना मैं जैसे कि गहरे गड्ढे में कूद पड़ी और कुछ भी देखे समझे बिना बेतहासा कांटे वाले कैबिन की ओर, द्विसैन की ओर भागने लगी। पीछे से कंडक्टरों की सीटियां और लोगों की आवाज़ें, उनके भागते पटपटाते कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैं दम साधे हुए तीर की तरह गाड़ी के साथ साथ भागती गई और द्विसैन मुझसे मिलने के लिए भागकर आगे आ गया। मास्टर जी, द्विसैन, मैंने चिल्लाकर कहा और उसकी ओर बढ़ चली। कांटे वाला खड़ा हो गया और किंकरते हुए मूड सा मेरी ओर देखने लगा। द्विसैन ही था वह, हूबहू वही था। वही कद बुत, वही आंखें, वही चेहरा, बिल्कुल वही था।
केवल पहले उसकी मूछें नहीं थी और वह कुछ कुछ बूढ़ा हो गया लगता था। क्या है बहन, क्या बात है? उसने कजाक भाषा में कहा। तुमसे शायद भूल हुई है, मेरा नाम जंगाजिन है। बेनेव जंगाजिन, कांटे वाला। बेनेव? मैं नहीं जानती किस भांति में उस क्षण दुख, दर्द, लज्जा और तिरस्कार के कारण चीखी नहीं। यह मैंने क्या किया? मैंने दोनों हाथों से मुंह ढाँप लिया। मेरा सिर झुक गया। मेरे पाँव के नीचे धरती फट क्यों नहीं गई? मुझे कांटे वाले से, लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, पर मैं बुत बनी हुई वहाँ चुपचाप खड़ी थी। भागकर आए मुसाफिरों की भीड़ भी न जाने क्यों चुप थी। मुझे उम्मीद थी कि लोग मुझ पर बरस पड़ेंगे, मुझे बुरा भला कहेंगे, परंतु सब लोग चुप रहे। उस भयानक निस्तब्धता में कोई औरत सिसकियाँ भरने लगी और धीरे से बोली, बदनसीब, पति या भाई समझकर यहाँ भागी आई, लेकिन कोई और निकल आया। लोग हिलने डुलने लगे। देखिए क्या हो गया, किसी ने गहरी आवाज में कहा। जीवन में क्या नहीं हो सकता? जंग के दिनों में हम पर क्या नहीं बीती? जवाब में किसी औरत की भर्राई हुई आवाज़ सुनाई दी। कांटे वाला चेहरे पर से मेरे हाथों को हटाते हुए बोला, चलिए मैं आपको डिब्बे में पहुंचा दूं, बहुत सर्दी है। उसने मुझे अपने बाजू का सहारा दिया। दूसरी ओर से किसी अफसर ने मुझे अपने बाजू का सहारा दिया। आइए चलिए, हम सब कुछ समझते हैं, उसने कहा। लोग आगे से हट गए और मातमी जुलूस की तरह मुझे ले जाने लगे। हम धीरे धीरे आगे आगे चल रहे थे और हमारे पीछे बाकी सभी लोग थे। अन्य मुसाफिर भी चुपचाप आकर भीड़ में शामिल हो जाते। किसी ने मेरे कंधों पर मुलायम शॉल डाल दी। मेरा सहयात्री हमारी बगल में चलता आ रहा था। वह बैसाखियाँ पटपटाता आगे आता और मेरे चेहरे की ओर देखता। हंसोड़, मस्खरा, नेक दिल और साहसी इंसान। न जाने क्यों उसने सिर पर से टोपी उतार ली थी और रोता सा जान पड़ता था। मैं भी रोए जा रही थी। गाड़ी के साथ साथ धीरे धीरे लयबद्ध गति से चलते हुए इस जुलूस की शक्ल में टेलीग्राफ के तारों में बजती हुई हवा की सीटियों और भनभनाहट में मुझे मातमी धुन सुनाई दे रही थी। नहीं, अब मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगी। हमारे डिब्बे के पास गार्ड खड़ा था। उसने चिल्लाकर, उंगली हिला हिलाकर अदालती जवाबदेही के बारे में, जुर्माने के बारे में कुछ कहा, पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे लिए सब बराबर था। उसने रिपोर्ट मेरे सामने कर दी ताकि मैं उस पर दस्तखत करूं, लेकिन मुझ में पेंसिल तक पकड़ने की ताकत नहीं थी। तब मेरे सहयात्री ने उससे कागज़ छीन लिया और बैसाखियों के सहारे आगे बढ़कर सीधे उसके सामने चिल्लाकर कहा, इसे परेशान मत करो, मैं दस्तखत करूँगा। मैंने जंजीर खींची थी, मैं इसकी जवाबदेही करूँगा। साइबेरिया की धरती पर रूस के प्राचीन क्षेत्र में कुछ लेट हो चुकी गाड़ी तेज गति से आगे बढ़ रही थी। रात के सन्नाटे में मेरे सहयात्री की अवसादपूर्ण धुनें गिटार पर सुनाई दे रही थी। रूसी विधवाओं के निराशापूर्ण गीत की भांति में ख़त्म हो चुकी बर्बर जंग की शोकाकुल प्रतिध्वनि अपने सुलगते दिल में लिए जा रही थी। वर्ष बीतते गए, अतीत पीछे छूट गया। भविष्य अपनी रोज़मर्रा की छोटी बड़ी चिंताओं के साथ निरंतर पुकारने लगा। मैंने देर से शादी की, परंतु मुझे एक नेक आदमी मिल गया। हमारे बच्चे हैं, हम बड़े प्यार से रहते हैं। इस समय मैं दर्शन शास्त्र की डॉक्टर हूँ। इधर उधर आना जाना पड़ता है। अक्सर देश विदेश में जाती रहती हूँ, लेकिन अपने गांव में दूसरी बार नहीं गई। कारण बहुत से थे, मगर मैं अपनी सफाई देना नहीं चाहती। अपने हमवतनों से मैंने संपर्क तोड़ दिया। यह बुरी बात है, क्षम्य है, लेकिन ऐसा था मेरा भाग्य। मैं अतीत को नहीं भूली, उसे मैं भूल नहीं सकती थी। मैं केवल उससे दूर होती गई थी। पहाड़ों में ऐसे झरने भी होते हैं जिन तक जाने वाली पहली पगडंडी को लोग भूल जाते हैं। मुसाफिर कभी कभार ही अपनी प्यास बुझाने के लिए उनकी ओर जाते हैं और धीरे धीरे झाड़ झंकार उन्हें ढक देते हैं और बाद में वे बिल्कुल ही अदृश्य हो जाते हैं। विरले ही कोई इन झरनों को याद करता है। विरले ही कड़ी धूप और गर्मी के दिन में कोई बड़े रास्ते से हटकर वहाँ अपनी प्यास बुझाने के लिए जाता है।
शायद कोई आदमी आएगा, इस जगह को ढूंढ लेगा जहाँ अब झाड़ झंकाड़ उग रहे हैं, गहरी झाड़ियों को हटाकर धीमी आवाज में आह भरेगा। शीतल जल की विलक्षण नीलवर्ण स्वच्छता, जिसे मुद्दत से किसी ने गदला नहीं किया, अपनी स्थिरता और गहराई से उसे हैरान कर देगी। और वह व्यक्ति इस झरने में अपनी, सूर्य की, आकाश और पहाड़ों की छवि को देखेगा और सोचेगा कि ऐसे स्थानों को न जानना पाप है। इस बात की ज़रूरत है कि अपने साथियों को उस बारे में बताया जाए। वह इस तरह सोचता है और अगली बार तक के लिए इस बात को भूल जाता है। जीवन में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। जीवन तो आखिर जीवन है। ऐसे झरनों की मुझे हाल ही में गांव जाने के बाद याद आई। आप शायद हैरान हुए होंगे कि उस बार मैं अचानक ही और इतनी जल्दी कुरकुरे से क्यों चली आई। क्या वहाँ पर लोगों से इस सारी बात की चर्चा नहीं की जा सकती थी? नहीं, मैं इतनी अधिक उद्विग्न थी, मुझे उतनी अधिक शर्म आ रही थी, मैं अपने पर ही इतनी लज्जित थी कि दुष्यंत से आंख नहीं मिला सकती थी, उसकी ओर देख नहीं सकती थी। इसलिए मैंने उसी समय वहाँ से चले जाने का निश्चय किया, ताकि अपने मन को शांत करूं, अपने विचारों को ठिकाने पर लाऊं, उन सभी बातों के बारे में क्रमबद्ध रूप से सोचूं, जिन्हें मैं न केवल अपने गांव वालों को बल्कि बहुत से अन्य लोगों को भी बताना चाहती हूँ। मैं एक और कारण से भी अपने को अपराधी महसूस करती थी। वह कारण यह था कि नए स्कूल के उद्घाटन के समय मेरे प्रति किसी प्रकार का सम्मान प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए था। सम्मान के पद पर मुझे बैठाने की ज़रूरत नहीं थी। इसका अधिकारी था हमारा पहला अध्यापक, हमारे गांव का पहला कम्युनिस्ट, बूढ़ा दुईसैन। और हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। हम समारोह मना रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, जबकि वह शानदार आदमी डाक लिए और घोड़े पर सवारी करता हुआ स्कूल के उद्घाटन संबंधी पुराने छात्रों की मुबारकबादी तार बांटता फिर रहा था। इस ढंग की यह एकमात्र घटना नहीं है, मैंने कई बार ऐसी अन्य घटनाएं भी देखी है। इसलिए मैं अपने आप से यह पूछती हूँ, कब से हमने सीधे साधे इंसान का आदर करने की क्षमता खो दी है, उस तरह आदर करने की जिस तरह लेनिन करते थे। शुक्र है कि अब हम किसी तरह के ढोंग और लाग लपेट के बिना ऐसी बातों पर चर्चा करते हैं। यह बड़ी अच्छी बात है कि इस मामले में भी हम लेनिन के और निकट आ गए हैं। नौजवान लोग नहीं जानते कि अपने ज़माने में दुष्यंत किस ढंग का अध्यापक था, और पुरानी पीढ़ी के लोगों में से अब बहुत से नहीं रहे। दुष्यंत के छात्रों में से बहुत से युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। वे सच्चे सोवियत योद्धा थे। नौजवानों को अपने अध्यापक का परिचय देना मेरा कर्तव्य था। किसी दूसरे को भी ऐसा ही करना चाहिए था, परंतु मैं गांव नहीं जा पाई। मैं दुष्यंत के बारे में कुछ नहीं जानती थी, और वक्त के साथ उसका व्यक्तित्व मेरे लिए मानवातीत के एक ऐसे प्रिय अवशेष में बदल गया था जो संग्रहालय की निस्तंभता में सुरक्षित रहता है। मैं ज़रूर अपने मास्टर जी के पास जाऊंगी, अपना कसूर मानूंगी, उनसे क्षमा मांगूंगी। मास्को से लौटते समय मैं कुरकुरेव जाना चाहती हूँ और वहाँ लोगों के सामने यह सुझाव रखना चाहती हूँ कि वे नए छात्रावास स्कूल का नाम उस सीधे साधे सामूहिक किसान के नाम पर, जो इस समय डाकिया का काम कर रहा है, दुईसैन स्कूल रखे। मुझे आशा है कि आप हमवतन होने के नाते मेरे सुझाव का समर्थन करेंगे। मेरा अनुरोध है कि आप इसका समर्थन करें। मास्को में इस समय रात के 2 बज रहे हैं। मैं होटल के छज्जे में खड़ी हूँ, मास्को की रोशनियों के विस्तृत प्रसार को देख रही हूँ और सोचती हूँ कि मैं किस भांति गांव जाऊँगी, मास्टर जी से कैसे मिलूँगी, किस भांति उनकी सफ़ेद दाढ़ी को चूमूंगी। मैं खिड़की खोल देता हूँ। झरने के स्वच्छ जल प्रवाह की भांति हवा कमरे में आने लगती है। धीरे धीरे छनते हुए नीले धुंधलके में मैं अपने उस चित्र के खाकों को बड़े ध्यान से देखने लगता हूँ जिसे मैंने शुरू कर रखा है। ये खाके बहुत से हैं,
क्योंकि मैं कितनी ही बार इसको नए सिरे से शुरू कर चुका हूँ, परंतु पूर्ण चित्र के बारे में अंतिम निर्णय कर पाने का वक्त अभी तक नहीं आया। मुझे अभी तक वह प्रमुख चिरवांछित तत्व नहीं मिला। पो फटने से पहले की निस्तंभता में मैं चहलकदमी करता और अपने चित्र के बारे में सोचता रहता हूँ। हर बार ऐसा ही होता है और हर बार मुझे इस बात का यकीन हो जाता है कि मेरा चित्र अभी तक मेरी कल्पना में ही बसा हुआ है। फिर भी मैं अपने उस चित्र की चर्चा करना चाहता हूँ जो अभी तक बनाया नहीं गया। आपसे सलाह लेना चाहता हूँ। निश्चय ही आपने अनुमान लगा लिया होगा कि मेरे चित्र का संबंध हमारे गांव के प्रथम अध्यापक, पहले कम्युनिस्ट बूढ़े द्विसैन से है। परंतु संघर्षों, भाग्यों की विविधताओं और मानवीय आवेगों से परिपूर्ण इस जटिल जिंदगी को क्या मैं रंगों में ढाल भी सकता हूँ? कैसे किया जाए कि भावनाओं का यह जाम छलके नहीं और आप तक, मेरे समकालीनों तक पहुँच जाए? कैसे किया जाए कि मेरा चिंतन, मेरे दिल का दर्द अभिन्न रूप से आपके दिल का दर्द बन जाए? मैं इस चित्र को बनाए बिना नहीं रह सकता, परंतु कितना चिंतन, कितनी व्याकुलता हृदय को उद्वेलित किए हुए है। कभी कभी मुझे लगता है जैसे मेरे हाथ से कभी भी कुछ नहीं बन पाएगा। तब मैं सोचता हूँ कि किस्मत ने क्यों मेरे हाथ में तुलिका रख दी। यह भी कैसी व्यथा है। कभी कभी मैं पहाड़ों को उलट देने के लिए अपने को तत्पर पाता हूँ। तब मैं सोचता हूँ, जीवन को देखो, चुनो, सीखो। द्विसैन और आल्तिनाई की पॉपुलर वर्क्सों के बारे में चित्र बनाओ। उन्हीं पॉपुलर वर्क्सों के बारे में जिन्होंने बचपन में तुम्हें आवाज़ की इतनी घड़ियाँ प्रदान की थी। हालांकि तुम उस वक्त इनकी कहानी नहीं जानते थे। उस लड़के का चित्र बनाओ जो नंगे पाँव धूप में समलाया हुआ पॉपुलर की शाखाओं पर खूब ऊंचे बैठा है और मंत्रमुग्ध नेत्रों से इस तैपी की रहस्यपूर्ण अलौकिक दूरियों को देखे जा रहा है। यह एक ऐसा चित्र बनाओ जिसका शीर्षक हो पहला अध्यापक। उस घड़ी को आंको जब द्विसैन बच्चों को उठा उठाकर उन्हें नाले के पार स्कूल ले जाता है और लाल लोमड़ी की खाल की टोपियाँ पहने मोटे ताजे जंगली घोड़ों पर सवार मूर्ख लोग उसकी खिल्ली उड़ाते हुए पास से गुजरते हैं। या फिर उस दृश्य का चित्र खींचो जब आल्तिनाई शहर जा रही है और द्विसैन उसे छोड़ने स्टेशन पर आया है। तुम्हें याद है ना कि आखिरी बार द्विसैन किस भांति चिल्लाया था? ऐसा चित्र बनाओ जो द्विसैन की चीख की भांति दिल की गहराइयों में हलचल पैदा कर दे और उसी तरह देर तक गूंजती रहे। इस भांति मैं मन ही मन बातें करता रहता हूँ। मैं बहुत सी बातें अपने आप से कहता हूँ, पर हमेशा वे अमली शक्ल ले पाती हो। ऐसा नहीं है, अब भी मैं नहीं जानता कि कौन सा चित्र बनाऊंगा, परंतु मैं एक बात पक्की तरह जानता हूँ, मैं अपनी राह ढूंढूंगा। तो दोस्तों, ये था चंगेज़ आइतमतोव द्वारा लिखे पहला अध्यापक का छोटा सा उपन्यास। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।